आज के इस गहन संवाद में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े विरोधाभासी विषय पर चर्चा करने वाले। अक्सर हम देखते हैं कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। मतलब हम G20 जैसे बड़े सम्मेलनों की मेज़बानी करते हैं, हमारा UPI सिस्टम पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है और निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है। बिल्कुल, ये सब चीजें जमीन पे दिख रही हैं और बहुत वास्तविक है। हाँ, लेकिन फिर एक सवाल दिमाग में आता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जैसे ही हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में युद्ध छिड़ता है या फिर अमेरिका का केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरें जरा सी बढ़ाता है, तो हमारा भारतीय रुपया अचानक लड़खड़ाने क्यों लगता है? मतलब इतनी मजबूत दिख रही अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के सामने इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती है? सफलताएं कह सकते हैं। और जो संरचनात्मक वास्तविकता गहराई में होती है, उनके बीच अक्सर एक बहुत बड़ी खाई होती है। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम इसी खाई का, इसी विरोधाभास का विश्लेषण करें। रोजमर्रा की जो राजनीति है या जो टीवी की शोर शराबे वाली बहसें हैं, उनसे हटकर हम भारत की वास्तविक रणनीतिक स्थिति को समझेंगे। और इस चर्चा का जो आधार है वो स्वतंत्र शोधकर्ता और 150 से अधिक किताबों के लेखक संदीप चौहान के लेख हैं। जी, और संदीप चौहान का काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोई किताबी या सिर्फ अकादमिक बहस नहीं है। ये उनके रणनीतिक यथार्थवाद से निकला है। मतलब दुनिया जैसी है उसे उसी कठोर रूप में देखने का नजरिया। बिल्कुल, तो चर्चा की शुरुआत उनके उस केंद्रीय विचार से करते हैं जिसे वे रणनीतिक अंतराल या स्ट्रेटेजिक लैग कहते हैं। उनका तर्क है कि वैश्विक मंच पर आज हमारा आत्मविश्वास चरम पर है, लेकिन हमारी जो महत्वाकांक्षा है और हमारी जो जमीनी तैयारी है उसके बीच एक फासला है। हाँ, और यही फासला संकट के समय सबसे ज्यादा नजर आता है। सही कहा। जब भी कोई वैश्विक संकट आता है, हमारी वही पुरानी आर्थिक कमजोरियां फिर से उभर आती हैं। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा निराशावादी नहीं है? क्योंकि अगर मैं जमीन पर देखूं तो हर महीने नए हाईवे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां चीन +1 रणनीति के तहत भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। देखिए, उपलब्धियां 100% वास्तविक हैं और चौहान के शोध में भी इन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। लेकिन निराशावाद और यथार्थवाद में फर्क होता है। पेंच ये है कि जब भारत ने 2014 के आसपास ये महत्वाकांक्षी योजनाएं बनानी शुरू की थीं, तब की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। मतलब आप कह रहे हैं कि वैश्विक माहौल ही बदल गया है? बिल्कुल। उस समय वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का एक स्थिर दौर था। आज दुनिया के बड़े देश अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, जिसे हम संरक्षणवाद कहते हैं। वे अपने उद्योगों को बचाने के लिए कड़े नियम थोप रहे हैं। वैश्विक सप्लाई चेन टूट चुकी हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तकनीकी प्रतिस्पर्धा को बहुत आक्रामक बना दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस मैदान पर हम खेलने उतरे थे, उस मैदान के नियम ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। एकदम सही। और जब बाहरी दुनिया इतनी अस्थिर और निर्दयी हो जाती है, तब केवल बड़ी महत्वाकांक्षाएं किसी राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख सकती। जब आप बहुत बड़े लक्ष्य तय करते हैं, तो आपके सिस्टम की कमजोरियां छिपती नहीं हैं, बल्कि वे और ज्यादा दबाव में आ जाती हैं। मतलब हमें एक बहुत ऊंची और खूबसूरत इमारत तो दिख रही है, लेकिन क्या हमने ये जांचा है कि इसकी नींव भूकंप के झटके सहने के लिए तैयार है या नहीं? यही चौहानियन इकोसिस्टम का मूल सिद्धांत है। विकास की गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है विकास का लचीलापन यानी रेजिलियंस। अगर सिस्टम के अंदर कुछ अदृश्य कमजोरियां हैं, तो बाहर का हल्का सा झटका भी सीधे आपके घरेलू ढांचे पर प्रहार करेगा। और अगर हम इन प्रहारों या कमजोरियों के सबसे स्पष्ट उदाहरण की बात करें, तो मुझे लगता है कि वो हमारी मुद्रा यानी रुपया में देखने को मिलता है। रुपया जब भी गिरता है तो देश में एक बहुत भावुक सा माहौल बन जाता है। लोग इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय गौरव या राजनीति से जोड़ने लगते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। मुद्रा का जो उतार चढ़ाव है वो कोई राजनीतिक स्कोर कार्ड नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल मतलब किस तरह का सिग्नल? देखिए, जैसे जब किसी मरीज को बुखार आता है, तो बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है। नहीं, है ना? वो इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है। रुपए का गिरना भी हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर चल रहे असंतुलन का संकेत है। और ये असंतुलन बहुत सीधा सा है, डॉलर की अत्यधिक मांग।
और ये मांग इसलिए बढ़ती है क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो सबसे बुनियादी चीजें चाहिए वो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। मतलब हम अपने कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, सोना, भारी मशीनरी और रक्षा उपकरणों से लेकर उन मोबाइल फोन के पुर्जों तक सब बाहर से आता है। बिल्कुल, और इन सब का बिल हमें डॉलर में चुकाना होता है। राइट। और इसके साथ ही जब भी दुनिया में कहीं युद्ध का साया मंडराता है तो विदेशी निवेशक डर जाते हैं और भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा तेजी से निकालने लगते हैं। यही वो तंत्र है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वे बाजार में अपने रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं। तो एक तरफ हम तेल और मशीनों के लिए डॉलर मांग रहे हैं, दूसरी तरफ निवेशक डॉलर मांग रहे हैं। मतलब डॉलर की मांग अचानक से बहुत बढ़ जाती है। हाँ, और इससे डॉलर की कीमत आसमान छूने लगती है और रुपया कमजोर हो जाता है। संदीप चौहान ने अपने लेख में इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक दिया है। उनका कहना है कि बारिश समस्या नहीं है बल्कि कमजोर जल निकासी समस्या है। अच्छा, जल निकासी मतलब ड्रेनेज सिस्टम। जी, बारिश यानी वैश्विक संकट, भू राजनीतिक तनाव या तेल की बढ़ती कीमतें। ये वो बारिश है जिसे कोई भी देश रोक नहीं सकता, वो तो बरसेगी ही। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में पानी भर रहा है तो गलती हमारी अपनी जल निकासी प्रणाली की है। हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि बारिश क्यों हो रही है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। हम अक्सर सुनते हैं कि रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रुपए को संभाल लेगा, उनके पास तो अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ है। तो क्या वे बीच में आकर बाजार में डॉलर नहीं डाल सकते? क्या आरबीआई के पास कोई जादू की छड़ी है? रिजर्व बैंक ऐसा करता भी है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। मान लीजिए किसी घर की छत में एक बड़ी दरार है और बारिश का पानी अंदर टपक रहा है। रिजर्व बैंक का बाजार में डॉलर डालना उस टपकते पानी के नीचे एक बाल्टी रखने जैसा है। बाल्टी रखने से पानी फर्श पर तो नहीं फैलेगा? मतलब घर के अंदर तुरंत घबराहट नहीं होगी? बिल्कुल, वो पैनिक को रोकता है, लेकिन क्या उस बाल्टी से छत की दरार भर जाएगी? नहीं। रिजर्व बैंक इसलिए हस्तक्षेप करता है ताकि रुपये में अचानक और बहुत तेज गिरावट ना आए, जिससे बाजार में दहशत न फैले। लेकिन कोई भी देश अपनी मुद्रा को बचाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को हमेशा के लिए नहीं जला सकता। हाँ, क्योंकि वो भंडार तो आपातकाल के लिए होता है। मतलब अंततः आपको छत की मरम्मत करनी ही होगी। एकदम सही। और उस छत की मरम्मत का सीधा सा मतलब है आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना। और यहीं से बात आती है मेक इन इंडिया और हमारे घरेलू विनिर्माण की। तो अगर हम विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हाल के आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं। भारत आज दुनिया के लिए स्मार्टफोन का एक बहुत बड़ा निर्यातक बन चुका है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। तो क्या ये उस दरार को भरने का काम नहीं कर रहा? यहीं पर चवानियन इकोसिस्टम का सिद्धांत हमें जमीनी हकीकत दिखाता है। हमें असेंबली और औद्योगिक गहराई के बीच का अंतर समझना होगा। भारत में आज जो हो रहा है वो मुख्य रूप से असेंबली है। असेंबली मतलब हम सिर्फ पुर्जों को जोड़ रहे हैं। जी, हम बाहर से स्क्रीन, बैटरी, माइक्रोचिप और अन्य पुर्जे मंगाते हैं और उन्हें यहाँ भारत में जोड़कर एक फोन तैयार करते हैं। यह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसे गहरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते। असली ताकत मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ में होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बाहर से पुर्जे मंगाकर सिर्फ उन्हें यहाँ जोड़ रहे हैं तो हम वास्तव में अपनी आर्थिक वृद्धि का ही आयात कर रहे हैं। क्या हम चवानियन इकोसिस्टम के उस गहराई से अभी दूर हैं? बहुत दूर हैं। देखिए, चीन आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीजें जोड़ता है। उसने दशकों लगाकर परत दर परत अपनी औद्योगिक गहराई बनाई है। कच्चे माल के खनन से लेकर पुर्जों की ढलाई, डिजाइन और रिसर्च तक का पूरा इकोसिस्टम उनके पास है। और हमारे पास वो सप्लायर इकोसिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं। चेवानियन दृष्टिकोण से देखें तो बिना मजबूत सप्लायर इकोसिस्टम के अगर वैश्विक सप्लाई चेन टूटती है तो हमारी असेंबली लाइनें तुरंत तप हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि ठीक यही तर्क हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर भी लागू होता है ना? हमने हाल ही में देखा कि जब विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े तो भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। इसे तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया था। ये एक शानदार कूटनीतिक चाल जरूर थी। इसने भारत को तात्कालिक रूप से महंगाई के एक बड़े झटके से बचा लिया। लेकिन चेवानियन विश्लेषण ये सवाल उठाता है कि क्या इससे हमारी मूल संरचनात्मक समस्या हल हुई? मतलब सप्लायर बदलना और निर्भरता कम करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, हमने बस दुकान बदल ली है,
पहले हम मध्य पूर्व से तेल खरीदते थे, अब रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से आयातित तेल पर ही चल रही है। तो जब तक हम वैकल्पिक ऊर्जा या घरेलू उत्पादन के जरिए इस आयात को कम नहीं करते, हम बाहरी झटकों से सुरक्षित नहीं हैं। जी, कल को अगर किसी वजह से रूस से सप्लाई में दिक्कत आती है तो हम फिर से उसी संकट में फंस जाएंगे। वाकई। और इस गहराई और आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए एक चीज जिसकी बहुत बात होती है वो है हमारा जनसांख्यिकीय लाभ, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है। क्या वे इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? युवा आबादी होना एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन ये अपने आप में कोई गारंटी नहीं है। इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ा रणनीतिक अंतराल हमारी शिक्षा और कौशल विकास में नजर आता है। आज दुनिया जिस रफ्तार से AI और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रही है, क्या हमारे युवा उस रफ्तार से तैयार हो रहे हैं? जमीनी हकीकत तो ये है कि लाखों युवा आज भी सालों साल सिर्फ सरकारी परीक्षाओं की रटने वाली तैयारी में लगे हैं। डिग्रियां बहुत मिल रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगातार कहती है कि उन्हें स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। इसे ही क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन कहते हैं। AI के इस युग में अगर वर्कफोर्स के पास उन्नत कौशल नहीं है तो वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। ये जनसांख्यिकीय लाभ एक बहुत बड़े सामाजिक दबाव में भी बदल सकता है। ये बहुत ही चिंताजनक पहलू है। अच्छा, अगर हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात कर ही रहे हैं तो एक और बड़ा विषय है डी-डॉलराइजेशन। आजकल ब्रिक्स सम्मेलनों में हम बहुत सुनते हैं कि देश अब अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे। तो क्या इससे हमारी डॉलर पर निर्भरता वाली समस्या हल नहीं हो जाएगी? डी-डॉलराइजेशन की चर्चा सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी यथार्थवाद कुछ और ही कहानी कहता है। जब दुनिया में शांति होती है तब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब संकट आता है। मतलब जब घबराहट फैलती है। जी, जब भी कोई वैश्विक घबराहट होती है, चाहे युद्ध हो या मंदी, तब व्यापार और निवेशक नई या अस्थिर मुद्राओं पर भरोसा नहीं करते। सब तुरंत डॉलर की ही शरण में जाते हैं, क्योंकि डॉलर को सबसे सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल। रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तब तक एक भ्रम है जब तक संकट के समय आपकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आपको डॉलर पर ही निर्भर रहना पड़े। तो जब हमारी आर्थिक नींव में ये कमियां मौजूद हैं, चाहे वो आयात हो, विनिर्माण हो या डॉलर की निर्भरता, तो वैश्विक कूटनीति के मंच पर संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हम तो बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहे हैं, सबके साथ दोस्ती रख रहे हैं। निसंदेह ये एक बेहतरीन संतुलन का खेल रहा है, लेकिन संदीप चौहान के शोध से हमें एक गंभीर चेतावनी मिलती है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के तनाव ने दुनिया को कठोर बना दिया है। हाँ, मतलब जब दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही हों और वे देशों पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव डालें, तो क्या भारत की ये संतुलन की नीति लंबे समय तक टिक पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दशक में ये तय होगा कि क्या ये बहुसंरेखण टिकाऊ है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति कमजोर बनी रहती है तो भारत को ऐसे कठिन समझौतों या ट्रेड ऑफ्स का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों मतलब रुपया, विनिर्माण, ऊर्जा और कूटनीति को एक साथ जोड़ें तो इस पूरी चर्चा का अर्थ क्या निकलता है? मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य ये तय करना नहीं है कि वर्तमान सरकार सफल है या विफल। ये तो बहुत सतही बहस हो जाएगी। बिल्कुल। भारत कोई ढहता हुआ देश नहीं है, नहीं वह पूरी तरह से अजेय है। वह एक उभरता हुआ देश है। हाँ, तो यहाँ संदीप चौहान का वो कठोर प्रश्न श्रोताओं के सामने रखना बहुत जरूरी है कि क्या भारत उतनी ही तेजी से अपनी नींव यानी अपने रेजिलियंस आर्किटेक्चर को मजबूत कर रहा है जितनी तेजी से वो सपने देख रहा है? जी, दृश्य सफलताओं का जश्न मनाना आसान है, लेकिन अदृश्य कमजोरियों को दूर करना ही असली चुनौती है। और यही आज का हमारा अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न भी है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और रुपए की गिरावट केवल वैश्विक बाजार का भारत का टेस्ट लेने का एक तरीका है, तो क्या होगा जब कोई ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट या बड़ा वैश्विक संकट आएगा जिसकी कीमत चुकाना हमारी मौजूदा व्यवस्था के बस के बाहर हो? क्या भारत की नीतियां चौवनियन इकोसिस्टम की तरह उन अदृश्य कमजोरियों को समय रहते दूर कर पाएंगी, या हम केवल दृश्य सफलताओं का जश्न मनाते हुए किसी बड़े झटके का इंतजार कर रहे हैं?
ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हर गहरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो इस गहन संवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जटिल विषयों को इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।